वर्ग नवम के छात्र छात्राओं का वीडियो क्लासेस में मैं स्वागत करता हूं और मेरा नमस्कार आप लोगों का है। मैं कृतिका से पूरक पुस्तक में पाठ 2 मेरे संग की औरतें की लेखिका होती हैं मृदुला गर्ग। यह रूपरेखा बताती हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जहाँ चाह होता है वहाँ राह नहीं होती है। अब रूपरेखा एक जहाँ चाह वहाँ राह, दूसरी एक छोटी सी पंक्ति, बहुत छोटी सी पंक्ति, भून की पक्की। मृदुला गर्ग द्वारा लिखित यह पाठ एक संस्मरणात्मक गद्य है। इसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के व्यक्तित्व और स्वभाव पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। जहाँ चाह वहाँ राह। यह पाठ उन महिलाओं पर केंद्रित है जिन महिलाओं ने परंपरागत तरीके से जीवन यापन करते हुए भी लीक से हटकर, कंजर्वेटिव जो लोग होते हैं, लीक से हटकर जीवन जिया। यह पाठ एक संदेश देता है कि परंपरा का निर्वाह करना और लीक से हटकर जीवन यापन करना, दोनों के बीच कोई विरोधी संबंध नहीं है। इसलिए कुछ आगे लिखने के पूर्व प्रारंभ में लिखा हूँ धूल की पक्की। यहाँ से शुरुआत हुई है धूल की पक्की से। अब ये रूपरेखा हुई। अब हम चलते हैं पाठ का सार, पाठ का सारांश। लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व के बारे में सुनकर ही बहुत कुछ जान सकी हैं, क्योंकि लेखिका की नानी लेखिका के जन्म के पूर्व ही संसार से प्रस्थान कर चुकी थी। नानी की कहानियाँ लेखिका नहीं सुन सकी, परंतु लेखिका दूसरों के लिए कहानियाँ लिखती हैं। लेखिका के नानी के जीवन की कहानी भी रहस्यमयी है। लेखिका अपनी नानी के बारे में जो समझ सकी थी वह इस प्रकार था कि वे एक परंपरावादी, अनपढ़ और पर्दानशी थीं। उनका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हो गया जो विलायती संस्कृति से बहुत अधिक प्रभावित था। उनके पति कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पढ़कर आए थे और अंग्रेजी रहन सहन के अनुसार ही जिंदगी जीने लगे, पर नानी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वे अपने तरीके से ही जीवन जीती रही। उन्होंने पति की जीवन शैली का कभी विरोध नहीं किया। नानी ने मौत को करीब समझकर अपनी पति से कहकर प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारे लाल शर्मा को बुलवा लिया। तब घर के सभी लोग अवाक रह गए। वह अपनी बेटी की शादी किसी साहब से न कर आज़ादी के सिपाही से करवाना चाहती थी। आज़ादी के सिपाही अर्थात स्वतंत्रता सेनानी से। अतः यह जिम्मा नानी ने क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा को सौंप दिया। नानी की इस इच्छा से अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि वे विचारों के स्तर पर अपने पति से भिन्न एवं आज़ाद विचारों वाली थीं, अर्थात स्वतंत्रता के लिए वह लड़ा करती थी। स्वतंत्रता पाने का उनका दृढ़ विश्वास था। उनके मन में आज़ादी की भावना कुट कुट कर भरी थी। लेखिका की माँ का विवाह एक पढ़े लिखे होनहार युवक से हो गया जो स्वतंत्रता सेनानी भी था। आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय रहने के कारण उन्हें ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया। यहाँ ICS के बारे में थोड़ा सा आप समझ लें, आपको नहीं आ रही है।
एक ऊपर नीचे हो जाएगा। ICS के बारे में समझ लें, उस समय अंग्रेजों के ज़माने आज जो IS बनते हैं उस समय उन लोगों को ICS कहा जाता था। परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। लेखिका का माँ दुबली पतली एवं नाजुक थी। उन्हें खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी जो उनसे बड़ी मुश्किल से ही संभल पाती थी। लेखिका के पिता के पास कोई पुश्तैनी धन भी नहीं था। पिता खाली हाथ थे, परंतु माँ की ईमानदारी, सुंदरता, नजाकता और साहसी खानदान के कारण परिवार के लोग प्रभावित थे। वे निष्पक्ष तथा गैर दुनियादार भी थीं, इसलिए कोई उनसे घर के सामान्य कामकाज की उम्मीद भी नहीं करता था। उनकी केवल सलाह भर ली जाती थी। लेखिका ने अपनी माँ को भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। वे बच्चों के खान पान में भी अधिक रुचि नहीं लेती थीं। उन्हें किताबें पढ़ने और संगीत सुनने का बहुत शौक था। उनके व्यक्तित्व में दो ऐसी विशेषताएं थीं जिनके कारण उनका अन्य लोगों पर अत्यधिक प्रभाव था। पहला, कभी झूठ न बोलना और दूसरा, एक की गोपनीय बात को दूसरे पर प्रकट न करना। घर के कामों में अरुचि और अपनी बीमारी के कारण उनका अधिकांश समय पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्य चर्चा में ही बीतता था। साहबी खानदान से होने के कारण भी लोगों को उन पर श्रद्धा थी। घर में आदर सम्मान प्राप्त था। वे अपने बच्चों के साथ दोस्त की तरह रहा करती थी। मातृत्व की कमी पिता पूरी कर दिया करते थे। लेखिका की परदादी को भी संसार में लिख से हटकर चलने का शौक था। उन्होंने लेखिका की माँ के लिए लड़की की मन्नत मांगी। भगवान ने उनकी ऐसी सुनी कि एक के बाद एक 5 लड़कियां हुईं। परदादी के विषय में यह प्रसिद्ध था कि भगवान उनकी जरूर सुनता है। उनकी मन्नत का कारण लोगों को समझ में नहीं आया, अतः वह रहस्य बनकर रह गया। लेखिका की माँ जी, परदादी का प्रभाव इतना था कि एक चोर का हृदय परिवर्तन हो गया। एक बार की घटना है, जब घर के सभी लोग घर से बाहर एक बारात में गए हुए थे, तो लेखिका की माँ जी अर्थात परदादी शोर शराबे से बचने के लिए दूसरे कमरे में जाकर सो गईं। तभी चोर सेंध लगाकर उसी घर में घुस गया जिसमें माँ जी सोई हुई थीं। माँ जी ने पूछा, कौन? चोर बोला, जी मैं। माँ जी ने उससे पानी पिलाने के लिए कहा और अपना खाली लोटा उसे पकड़ा दिया। कुएं से पानी भरने के लिए कहते हुए उन्होंने उसे हिदायत दी कि लोटे के मुंह पर कपड़ा कसकर बांधियो और तरीके से छानियो। यह सुनकर चोर घबरा गया। वह अकबकाकर पानी भरने चल दिया। चोर कुएं से पानी लेकर आया। माँ जी ने आधा लोटा पानी खुद पिया और आधा चोर को पिला दिया। क्या बात है। उसके साथ माँ बेटे का संबंध बना लिया और कहा कि अब तू चाहे चोरी कर या खेती कर। चोर उसी दिन से चोरी का धंधा छोड़कर खेती करने लगा। लेखिका के घर में सभी को निजी स्तर पर अपने तरीके से जीवन जीने की छूट थी।
किसी की चिट्ठी को कोई दूसरा नहीं खोलता था और न तो कोई किसी से पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। इन्हीं सब कारणों से लेखिका और उसके 3 भाई बहन लेखन के क्षेत्र में प्रवेश कर पाए। वर्ष 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब लेखिका को टाइफाइड हो गया था। आज़ादी के जश्न में वह शामिल न हो सकी। काफी रोई धोई तब लेखिका के पिताजी ने 9 वर्ष की बालिका, जो लेखिका है, को ब्रदर्स कारामजोव नामक उपन्यास पढ़ने के लिए पकड़ा दिया। उस उपन्यास में बच्चों पर होने वाले अत्याचारों की गाथाएं थीं। लेखिका को एक अध्याय तो पहली बार में ही याद हो गया। लेखिका के मन पर इसका इतना प्रभाव पड़ा कि उसके लेखन कहानियों के एक महत्वपूर्ण अंश में यह प्रभाव दिखाई पड़ता है। जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, 3 किलो का छोरी आदि, कठगुलाब जैसे उपन्यास के कई अंशों में भी इसका प्रभाव दिखता है। परदादी ने जिसके लिए मन्नत मांगी थी वह लेखिका की बड़ी बहन मंजुला भगत थी, जिनका घर का नाम रानी था। लेखिका 4 बहनें थीं और एक भाई राजीव था। चारों बहनों में लड़की होने की कोई हीन भावना नहीं थी। चारों बहनों ने लीक पर चलने से इनकार कर दिया, अर्थात परंपरावादी नहीं बनी। दूसरे नंबर लेखिका थी जिसका घर का नाम उमा था। लेखिका से छोटी बहन का घर का नाम गौरी था और बाहर का चित्रा। उससे छोटी यानी अचला थी। लेखिका का भाई हिंदी में और अचला अंग्रेजी में लेखन के क्षेत्र से जुड़ गए। लेखिका की सबसे छोटी बहन रेणु का स्वभाव विचित्र था। वह स्कूल से वापसी में गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती थी। वह विशेष प्रकार की दबंग एवं स्वायत्त थी। वह अपने अनुसार जीना चाहती थी। उसका सोचना था कि थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर सामंत शाही मानसिकता का प्रतीक है। इसी तरह वह बीए की परीक्षा न देने की जिद पर अड़ गई। देखिए, यहाँ कोई परीक्षा देकर भले चोरी से पास करें या अपनी काबिलियत से पास करें, वो पास करते हैं, लेकिन यहाँ लेखिका की बहन जिद पर अड़ गई कि मुझे बीए की परीक्षा देनी ही नहीं है। पूछती कि पहले मुझे बताओ कि परीक्षा देने का क्या फायदा है। सभी ने अपने अपने तरीके खूब समझाया, किंतु वह न मानी। अंत में पिताजी के आदेश और इच्छा को सामने मानने के लिए बाध्य होना पड़ा। जैसे तैसे करके उसने बीए पास किया। सच बोलने में वह माँ से भी आगे थी। एक बार बचपन में जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका फोटो मंगवा लिया। तीसरी बहन चित्रा भी दबंग किस्म की थी। स्वयं पढ़ने में कम तथा औरों को पढ़ाने में अधिक रुचि लेती थी। इसलिए उसके अपने अंक उसके शिष्यों से कम आते थे। शादी के समय उसने एक नज़र में लड़का पसंद कर लिया और ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो इसी लड़के से करेगी, और यह बात लड़के को भी बता दी कि
एक बार जो वह ठान लेती है, करके ही दम लेती है। लड़के ने भी हथियार डाल दिया और अंततः उसी लड़के के साथ उसकी शादी हुई। सबसे छोटी बहन अचला ने ठीक से पढ़ाई लिखाई करके पिताजी की इच्छानुसार शादी की। ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह से लीक पर चल रही है, परंतु 30 वर्ष की उम्र तक आते आते उसे भी लिखने का रोग लग गया। वह पत्रकारिता और अर्थशास्त्र की छात्रा थी। लेखिका सहित सभी बहनें लीक से हटकर चली, यह उनकी विशेषताएं थीं। परंतु विवाह और गृहस्थी के परंपरागत तरीकों को सबने निभाया। उनका सोचना था कि प्रयोजन सिद्ध करने के लिए, ज़रा ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्रयोजन सिद्ध करने के लिए घर छोड़ने से कुछ नहीं होता है। घर के भीतर रहकर भी अपनी मर्जी से जीवन जिया जा सकता है। इसको मैं लाल कलम से, लाल चिन्ह से भी अंकित किया हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। समाज में सबके लिए उत्कृष्ट उदाहरण यह बनता है। क्यों लोग घर छोड़कर भाग जाते हैं कि यह नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये करने नहीं दिया जाता। घर में रहकर भी वैसा आप काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी चाह होनी चाहिए, राह होनी चाहिए और धुन की पक्की होनी चाहिए। आगे, लेखिका विवाह के पश्चात बिहार के एक कस्बे डालमिया नगर में रही। वहाँ की औरतों के साथ उसने कई नाटक किए, जबकि वहाँ पुरुष महिला एक साथ बैठकर पिक्चर भी नहीं देखते थे। ऐसी मानसिकता वाले लोगों को इस बात के लिए तैयार किया कि वे पराये मर्दों के साथ मिलकर नाटकों में भाग लें। 4 वर्ष तक नाटक करने के पश्चात जो धन एकत्र हुआ उसे अकाल राहत कोष के लिए दे दिया। क्या देखिए दानी स्वभाव। बाद में लेखिका कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में रही। तब तक उसके 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने की उम्र में पहुंच गए थे, लेकिन वहाँ कोई ढंग का विद्यालय नहीं था। विद्यालय खोलने के लिए कैथोलिक बिशप से हुई बहस के बाद उसने तय किया कि वह स्वयं अंग्रेजी, हिंदी एवं कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल खोलेगी और कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाएगी। उसने अपने बलबूते पर ऐसा एक प्राइमरी विद्यालय खोल दिया। उसके और अन्य अफसरों के बच्चे भी इस विद्यालय में पढ़े। देखिए भक्ति दे रहे हैं, कोई मास्टर देख लीजिएगा। सर इसमें कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, लेखक स्वयं को अपनी छोटी बहन रेणु से कम आंकती है, फिर भी लेखिका अपने जिद्दीपन के कारण हर जगह सफल रही। विशेष रूप से लेखन के मंच पर एक बार की घटना को याद करते हुए वह रेणु के विषय में लिखती हैं कि दिल्ली में वर्ष 1950 के अंतिम दौर में 9 इंच तक तेज बारिश हुई। रेणु की स्कूल बस नहीं आई। सबने उसे स्कूल जाने से मना किया कि स्कूल बंद होगा। वह नहीं मानी। अपनी धुन की पक्की होने के कारण 2 मील पैदल चलकर गई और फिर उतना ही पैदल चलकर वापस आई, क्योंकि स्कूल बंद था। रेणु की स्कूल जाने की धूम और उससे उत्पन्न रोमांच कितना एकाकी और मजेदार रहा होगा। लेखिका का मानना है कि सचमुच अपनी धुन में मंजिल की ओर बढ़ते जाना
और अकेलेपन का मजा ही कुछ और होता है। इस तरह से आपका यह पाठ का सारांश समाप्त होता है। अब प्रश्नोत्तरों के लिए मैं वीडियो बनवा देता हूँ। ठीक है।